जय श्री राम दोस्तों, इलेक्शन सर पर है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं और हुड़दंग मचा हुआ है। Modi is a dictator, a man worse than Hitler. There is an oxygen emergency. इतने युवाओं के लिए जरूरी नौकरियां कहां से आएंगी? प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि पकोड़े बेचना भी रोजगार है। हमारा 85 साल को भरा है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। हम लोग बहुत परेशान हैं। तेरे कपड़े पाड़े गए हैं। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। कमाई की पाई पाई महंगाई छीन ले रही है। बहुत कष्ट है भैया। अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को ट्रोल कर रही है और रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी को जेल में डलवा रही है। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में हेरा फेरी के बाद ये बहुत बड़ा एजेंडा फैला हुआ था कि क्या इंडिया का डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अगर एक कंट्री में अपोजिशन पार्टी किसी न किसी स्टेट में रूल कर रही है, अगर आपको वोटिंग राइट है, अगर जनता खुद से अपने लोगों को चुन सकती है, तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि डेमोक्रेसी मर चुकी है। लेकिन ये भी एक सच है कि इंडिया में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चल रही है, यानी कि डिक्टेटरशिप से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हम लोग। तो इस बार की इलेक्शंस हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं? जो हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो सत्ता में 10 साल से बैठी हुई है, लेकिन काफी चीजें ऐसी हुई हैं जो जनता के फेवर में नहीं हुई हैं, जो काफी गलत हुई है। करप्शन का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंडिया करप्शन में 93 नंबर पर आकर बैठ गया है, जिसकी वजह से विपक्ष में हंगामा हो रखा है और विपक्ष अपना पद बनाना चाहता है कुर्सी के लिए। तो इस चीज के बारे में हम पूरा फ्रेमवर्क जानेंगे। आप खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। सवाल पूछना, डाटा मांगना आपका हक है, लेकिन आपको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया जा चुका है, इतना ज्यादा अपोजिशन पार्टी आपको ब्रेन वॉश कर रही है, इतना ज्यादा रूलिंग पार्टी आपको ब्रेन वॉश कर रही है कि आप उन लोगों का डाटा मांगना ही नहीं चाहते हो। अगर इंडिया करप्शन पे 93 नंबर पे बैठा हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन का एक बहुत ही बड़ा घोटाला सामने लाकर खड़ा किया है, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इसकी पूरी कहानी क्या है? 2017 में लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंतर्गत आपको क्या करना था कि एक बॉन्ड खरीदना था SBI से और उसको जाके फिल करके वो आपको पॉलिटिकल पार्टी को दे देना। पॉलिटिकल पार्टी इसे 15 दिन के अंदर रिडीम कर सकती थी। इससे क्या होता था कि वो जो पैसा होता था बॉन्ड का, वो पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता था। अरुण जेटली जी के मुताबिक ये बॉन्ड इतने ज्यादा सीक्रेट होने वाले थे कि किसी को पता ही नहीं चलने वाला था कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सपोज करने में ये 2 NGO, ये पॉलिटिकल पार्टी और पूनम अग्रवाल जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल जी ने 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस चीज को फॉरेंसिक में जांच के लिए भेजा। वहां उन्हें पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि बॉन्ड किसको दिया जा रहा है और अमाउंट कितना है। इसमें सीधा सीधा आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर बॉन्ड पता ही नहीं होता कि किसने दिया है, किसको दिया है, इस बॉन्ड की फोटो कॉपी कराई जा सकती थी और इसको अनयूजुअली यूज किया जा सकता था। लेकिन इस चीज पर अरुण जेटली के शब्द क्या थे कि हमें नहीं पता है किसको कितना चाह रहा है। ये सब होने के बाद इन NGOs ने जब पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो चीफ जस्टिस उस वक्त थे राजन गोगोई। उन्होंने फर्स्ट हियरिंग के बाद इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद कई बार इस चीज को अपील किया गया, लेकिन वो अपील्स रिजेक्ट होती रही। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CY चंद्रचूड़ बनते हैं और इस चीज की फिर से हियरिंग की जाती है। इसके बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है और SBI को सीधे सीधे वार्निंग दी जाती है कि किसने कितना पैसा लिया है, इस चीज का डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जाए। लेकिन SBI इस चीज पे क्या कहती है? SBI का कहना होता है कि इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। आप समझ रहे हैं 3 महीने का समय क्यों? क्योंकि ये इलेक्शंस बीत जाएंगे, लोगों की असलियत सामने नहीं आ पाएगी। इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये डाटा हमें 6 दिन के अंदर चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस डाटा को 2 दिन के अंदर पब्लिक भी करना होगा। इसके बाद SBI की तरफ से डाटा आता है और इस चीज को पब्लिक किया जाता है। इससे पहले अमित शाह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कहते हैं कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ के खरीदे गए हैं, लेकिन जिनमें से सिर्फ बीजेपी को 6,000 करोड़ के मिले हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड्स कहाँ गए? 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? उनके सामने एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे होते हैं, लेकिन वो इस चीज को फैक्ट चेक करना
उनको जवाब देना सही नहीं समझते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि टोटल 12,700 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जाते हैं, जिनमें से बीजेपी को 6,060 करोड़ रुपए यानी 47.5% अप्रोक्स, और टीएमसी को सेकंड नंबर पे 12.6% अप्रोक्स, और कांग्रेस को वहीं पर 11.7% समथिंग मिलता है। तो आप इस चीज को देख पा रहे हैं, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है। तो आखिर ये चंदा दे कौन रहा था? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। ये चंदा बिजनेसमैन से द्वारा आ रहा था, लेकिन आप खुद समझिए, जो बिजनेसमैन 1 करोड़ प्रॉफिट के लिए मरता है, वो इतना ज्यादा पैसा डोनेट क्यों ही करेगा? उसको कुछ तो फायदा मिल रहा होगा ना। जैसे सैंटियागो मार्टिन जो फ्यूचर गेमिंग के ओनर हैं, उनका नेट प्रॉफिट 2019 से 2022 तक 215 करोड़ रुपया था, और उन्होंने टोटल 1300 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। आप ये सोचिए कि ये पैसा आखिर आया कहां से? मोदी जी काला धन हटाने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ने खुद इनसे चंदा लेकर इस काले धन को अपने पेटियों में रखा है। 6 नवंबर 2023 को वंडर सीमेंट नाम की कंपनी 10 करोड़ के बॉन्ड्स बीजेपी को देती है। इसके बाद उसे गुजरात में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिल जाता है। 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स देती है, और उसे 14,400 करोड़ का हनी बोरीवली प्रोजेक्ट मिल जाता है। अगर मान लीजिए ये एलिगेशंस गलत भी हैं, तो आगे मैं ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि चंदा दो धंधा लो वाला सिस्टम बिल्कुल ही सही है। अपोजिशन पार्टी और कई यूट्यूबर जर्नलिस्ट ये आरोप लगाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को खरीद लिया गया है। अगर आपको कोई कंपनी पैसा नहीं दे रही है तो उस पर सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन बैठा दीजिए। इसके बाद अपोजिशन पार्टीज का ये भी कहना है कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। जैसे भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया, वही PMNA कानून पे। ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। इसके मुताबिक जब तक आप अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर देते हो, तब तक आप गिल्टी हो। अरविंद केजरीवाल को एक इंसान के बयान पर अरेस्ट किया गया था, जो कि था पी सारथ चंद्र रेड्डी। ये आदमी अरविंदो फार्मा का डायरेक्टर है, और इसने 52 करोड़ के बॉन्ड्स बीजेपी को भेजे थे। इसी बीच ये भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स में फैल रहा था कि 2 बीफ यानी गाय का मांस काटने वाली कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया है, जिस पर हमारे 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य जी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है गाय काटने वाली मशीनों पर। गाय को मारने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? लेकिन साहब के साहब हम हिंदू पार्टी को वोट देंगे और दे रहे हैं, और गाय के काटने की मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। गाय कत्ल खाने बढ़ाए जा रहे हैं। गाय का मांस निर्यात बढ़ा दिया गया, विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। गाय के काटने वालों से लंबा चंदा लिया जा रहा है। पट्टी है, ये अंधापन है। लेकिन आप लोग इन डाटा पर ध्यान देने की जगह, इसको पढ़ने की जगह, इस चीज पर रिसर्च करने की जगह कर क्या रहे? आप लोग हिंदू मुस्लिम और कास्ट के नाम पर लड़ रहे हो। आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ड कॉमन हो चुका है, इस्लाम और हिंदुत्व। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अगर यहाँ कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई मंत्री होता है, तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जातियों के लिए होता है। उसे हर जाति के विषय में सोचना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आपने बीजेपी को हिंदुत्व का नाम दे दिया, जहाँ मोदी जी खुद कबूल करते हैं कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा मानता हूँ। विश्वास नहीं है? ये वीडियो देखिए। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। वाह मोदी जी वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन हमारा यूथ इतना ज्यादा इन चीजों को ब्रेन वॉश हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपने सिर्फ एजेंडास पढ़े हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखते हो कि कौन क्या कर रहा है, उस चीज की ग्राउंड रिपोर्ट जानने की जगह आप लोग आपस में क्लैशेस कर देते हो। आज की कंडीशन क्या है आप देखिए, अगर हिंदू की कोई रैली निकलती है, कोई यात्रा निकलती है, तो उस चीज पर मुस्लिम पक्ष पत्थरबाजी कर देता है, तलवारबाजी कर देता है, कुछ भी कर देता है। और यही सेम चीज आप लोग कर रहे हो। मुस्लिम की मस्जिदों पर, उनके ताजिया निकलने पर, उनकी कई धार्मिक चीजों पर आप लोग हमला कर रहे हैं। तो ये चीज दोनों तरफ से हो रही है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिक्स के नेता आप लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पर एजेंडा फैला रहे हैं, लेकिन इस चीज में नुकसान किसका हो रहा है? आपका। किसके घर तोड़े जा रहे हैं? आपके। एक ही देश की मिट्टी में जन्म लिया है, एक ही देश का नमक खाते हो, फिर भी अलग अलग रहते हो। अगर हिंदू मुसलमान नहीं तो आप लोग जाति धर्म के नाम पे डिवाइड हो जाते हो। आप लोगों को भाईचारा बना के रखना चाहिए। आप लोग ये नहीं देखते हो कि ग्राउंड में अगर आप किसी मुस्लिम दोस्त से मिलते हो या कोई मुसलमान भाई हिंदू
हिंदू दोस्त से मिलता है वो कितने प्रेम से, कितने भाईचारे से रहता है। लेकिन वहीं अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई भड़काऊ पोस्ट आ जाती है, आप उस चीज पर लड़ पड़ते हो। मेरा आप लोगों से बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आप एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो ये धर्म कहाँ जाएंगे? क्या सिखों का कोई योगदान नहीं है हमारी आजादी में? क्या आप उन भगत सिंह को भूल गए? क्या मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है? आप राम मंदिर की बात करते हो, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे प्रभु श्री राम जी घर पर आए हैं, लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जब बात करी थी तो उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बहुत बड़ा हाथ था मंदिर पक्ष को जितवाने के लिए, लेकिन उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हेड कौन था? वो एक मुस्लिम था, पद्मश्री के मोहम्मद। ये आप कभी नहीं सोचोगे, आप कभी अब्दुल कलाम के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आपको बस एक ही चीज दिखाई देती है कि ये हमारे पक्ष में कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए ये कर रहा है, ये मार काट रहा है। ये आपकी उम्र है कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल पे बातें करनी चाहिए, जीडीपी कैसे ग्रो करनी है, पर कैपिटा इनकम पे कैसे वर्क करना है, देश को डेवलपमेंट के लिए कैसे ले जाना है, ये आप सबको मिलकर करना चाहिए। अगर एक भाई फौजी है तो वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हर कम्युनिटी का बंदा फौज में है, वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपनी स्किल डेवलपमेंट को फोकस करने की जगह इन एजेंडास पर मोर्चा निकाल रहे हो, इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हो। प्रोटेस्ट करो, गलत नहीं है, लेकिन सही चीज का प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इस चीज का बेस्ट एग्जांपल चाहिए ना, तो आप जेएनयू कुछ छात्रों को देख लीजिए, वो हर बार एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम एजेंडा फैलाए ही रहते हैं। सुनो बे, आज हमारी संस्कृति और हमारी अखंडता पे उंगली उठ रही है। और ये लेफ्ट वालों का जो देश विरोधी एजेंडा है ना जेएनयू में बर्दाश्त किया जाएगा, ना देश में। जय श्री राम। देश में तो एजुकेशन का एकदम बुरा हाल हो रखा है। जहां आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि हमारे स्कूल्स दी बेस्ट हैं, हमारे हॉस्पिटल दी बेस्ट हैं, और कहीं न कहीं वो है भी। वहीं बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के स्कूल्स देख लीजिए, आप बिहार के स्कूल्स देख लीजिए, कई जगह तो आपको स्कूल्स ही नहीं मिलेंगे। ये है क्लासरूम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये क्लासरूम निकला था और उसी में बिहार के बच्चे पढ़ते हैं। कई जगह स्कूल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेंच नहीं है, इंसान पढ़े तो पढ़े कैसे? मोदी जी, आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप युवाओं की डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप प्लीज इन स्कूल्स को देखिए ना। आपके आईएएस ऑफिसर्स, बाकी ऑफिसर्स कर क्या रहे हैं? उन लोगों को मेन किस चीज पे काम करना चाहिए? एजुकेशन पे। लेकिन वो काम हो रहा है? नहीं। दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। जो आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है कि हमारे दिल्ली के स्कूल्स दी बेस्ट हैं, उसमें एप्पल के लैपटॉप्स हैं, जरा वो पंजाब की तरफ नजर क्यों नहीं डालती है? वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटीज को लेकर आए दिन कुछ न कुछ चीजें सामने आती रहती है, जहाँ क्लास रोककर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है। और ये एजुकेशन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, हर चीज के नजरिए से बहुत ही ज्यादा गलत है। इसी चीज की वजह से आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पर एजेंडा मिलते हैं और आपके बीच कम्युनल क्लासेस बढ़ जाते हैं। इस चीज को रुकवाना चाहिए। और यही नहीं, निखिल नाम के एक यूट्यूबर ने भी इस चीज को लेके बहुत ही बड़ा वीडियो सामने लाया था, जहां यूनिवर्सिटी में इन कैंपस प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। एलपीयू है वो अशोक मित्तल की है, जो कि एक एमपी है आम आदमी पार्टी का, तो पॉलिटिकल पावर तो है ही है। जम्मू की लड़की है, वो मेरी दोस्त है, मेरी जूनियर्स है। उन्होंने मेरे को बोला है कि अब हर लड़का जो लोकल आता है उनको तो लगता है हर लड़की प्रोस्टिट्यूट है, तो वो हर लड़कियों को छेड़ते हैं, मतलब दिन दहाड़े वो मतलब ब्रेस्ट तक पकड़ लेते हैं। मेरे को ये लड़कियों ने बोला है, तो ये शर्म की बात है, तभी मैंने वीडियो बनाई। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को विद्या का मंदिर माना जाता है और मंदिरों में भी ऐसा कुकर्म किया जा रहा है, लेकिन इस चीज पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अगले दिन उस यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है और उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस भी पहुंच जाती है। जहां कई देशों में एजुकेशन को मुख्य मानकर उसको फ्री किया गया है, वहीं हमारे ही देश में, अपने देश में 18% जीएसटी लगाया गया है। अगर आपको बुक्स कॉपीज परचेज करनी है, आप 18% जीएसटी पे करिए। जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। तो आपके बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़े? इस चीज पर सरकार कुछ भी एक्शन नहीं करना चाहती है। दिल्ली गवर्नमेंट अगर इतना भी एक्शन करती है तो उसे एनजी के द्वारा रोक दिया जाता है, उसकी फंडिंग्स रोक दी जाती है। अगर आप 18% जीएसटी दे रहे हो, एजुकेशन पर दे रहे हो, कफन पर दे रहे हो, जाहिर सी बात है आपको तो डेवलपमेंट दिखना चाहिए ना। मोदी जी, बीजेपी क्लेम करती है कि हमारा इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, यानी हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का क्या? अगर आप हमारे कंट्री को यूएस, चाइना से कंपेयर
करते हैं तो यूएसए की पर कैपिटल इनकम 65 लाख के करीब है, चाइना की पर कैपिटल इनकम 12 लाख के करीब है, वहीं इंडिया की पर कैपिटल इनकम 1,82,000 के करीब है। हम लोअर इनकम कंट्रीज में आते हैं, लेकिन इस चीज पर कोई भी युवा ध्यान नहीं देना चाहता। वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी देखकर ही अलग ही प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि इनको भी इसी तरह वॉशिंग पाउडर निरमा में नहलाया गया है। अरे आप वॉशिंग पाउडर निरमा को नहीं जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, जिसको एडिट करने में हमें समय लग सकता है, तो इस चीज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि पार्ट 2 आते ही आपको पता चल जाए और आप हमारे पार्ट 2 वीडियो को देख सकें। इससे आपका फायदा ये होगा कि आने वाले इलेक्शंस में आप सही पार्टी को वोट डाल सकते हैं और आपके अगले 5 साल और भी आराम से बीत सकते हैं। भाई मैं क्या कहता हूँ, अगर सीक्रेटली हमें भी बॉन्ड्स मिलते हैं तो 10 रुपए का हम भी ले लेते हैं, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ भाई, हमें तो इनकम भी नहीं मिलती है कहीं से।